हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह वीडियो सोललैंड 5 की नोवेल पर बेस्ड पार्ट 41 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। शॉर्ट आउट टू साबिर भाई, करण अंबुले, मंजू शर्मा और डार्क सोल, आप सभी ने चैनल को ज्वाइन करते हुए सपोर्ट किया है, जिसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। यदि आप भी चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन सब्सक्राइब बटन की साइड में और लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उससे भी आप ज्वाइन करते हुए चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों, आपको यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करते हुए सपोर्ट करना होगा, नहीं तो डिसलाइक करते हुए फीडबैक दे सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वह 9th टियर का एलिफेंट अपने ब्लड की पावर को जलाने लगता है। यही उसका सबसे पावरफुल अटैक भी होता है, जिससे पूरा कॉलेजियम ही कांप जाता है। लेकिन अब तक तांगसन की टीम भी तैयार हो जाती है, जिससे यह सभी एक साथ अटैक करने लगते हैं। वहीं वू बिंगजी अपनी आइस निडल से एलिफेंट की आई पर अटैक करता है, जिसे वह रोक नहीं सकती हैं और फट जाती हैं। वहीं पीछे से तांगसन उसकी ब्लड पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिससे वह तुरंत ही जमीन पर गिर पड़ता है। तांगसन को कोई भी जल्दी नहीं होती है। तांगसन लगातार उसकी ब्लड पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिससे तांगसन का 7th स्टेप लगभग ब्रेक ही हो गया होता है और कुछ ही समय में वह एलिफेंट भी मारा जाता है। सभी लोग इसे मेरिकल ही कह रहे होते हैं कि श्रेक टीम जीत चुकी है और वह अगली फाइट का इंतजार करने लगते हैं। और फिर वह अपने कमरे में लौट जाते हैं और वह अपनी जीत का जश्न भी मनाने लगते हैं और सभी अपनी पहली जीत से काफी जोश में होते हैं। तभी वह गेट फिर से ओपन होता है। ब्लड थ्रस्टी डीमोन एप आते हुए कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में तुम यह मैच जीत सकते हो, और इन्हें कोलिजियम में ही एक जगह रुकने के लिए कहता है। लेकिन वू बिंगजी अपनी होटल का कहता है। इस पर वह डीमोन कहता है, नियम के अनुसार तुम 3 फाइट से पहले कोलिजियम को नहीं छोड़ सकते हो। तब वू बिंगजी ने कुछ कहना ही चाहता है, पर तांगसन ने उसे रोक दिया होता है। अब इन्हें 2 मैच और जीतने होंगे यहाँ से बाहर निकलने के लिए। और तांगसन वू बिंगजी से कहता है, हमें 2 मैच और जीतने होंगे और अगला ओपोनेंट पता नहीं कैसा हो सकता है, जिसके लिए इन्हें ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। अगली ही सुबह इन्हें न्यूज मिल जाती है, रात में टीम फाइट होगी। फिर यह रात का इंतजार करने लगते हैं। रात होने के साथ कोलिजियम में हलचल सुनाई देने लगती है। फिर कुछ ही देर में ब्लड थ्रस्टी डीमोन एप आता है और इन्हें बताता है, तुम्हारी बारी आ चुकी है। फिर जल्दी ही वह उसके पीछे चले जाते हैं। इस बार तांगसन को पता नहीं होता है उसका ओपोनेंट कौन होने वाला है। तांगसन की टीम को देखकर फिर से डीमोन हंसने लगते हैं। इसके बाद तांगसन की ओपोनेंट टीम दिखाई देती है। वह टीम साइक्लॉप्स की होती है। यह दिखने में ह्यूमनाइड ही होते हैं, लेकिन होते तो डीमोन ही हैं। उन्हीं में एक रेड फॉक्स यंग बॉय भी होता है। उसके हाथों में चाकू होता है, जिससे रेड ऑरा निकल रहा होता है। साथ ही राइनो डियर भी होते हैं, जो फाइट तो नहीं लेकिन मेंटल शॉक जरूर दे सकते हैं। उन्हें देखते ही तांगसन ने जल्दी ही अपनी स्ट्रेटजी बना लेता है। यह उस टीम की 3rd फाइट होने वाली है और तांगसन की टीम की 2nd। वह भी जल्दी ही अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं 3 राइनो डियर ने तांगसन और वू बिंगजी के पास से उनके एलिमेंट को अलग कर दिया होता है, जिससे वह अपनी पावर का यूज नहीं कर पा रहे होते हैं। वहीं उनके सामने वह साइक्लॉप्स आगे बढ़ रहा होता है। साइक्लॉप्स ने अपना सिर उठाया और उससे एक लाइट की रे निकलती है और सीधे ही जी चैंग के पास पहुंचती है। उसी समय राइनो डियर ने अपना सिर उठाया होता है। उसी के साथ उनकी एलिमेंट कंट्रोल पावर से उनका कंट्रोल छूट जाता है। वह जी चैंग को खुद के लिए थ्रेट की तरह देख रहे होते हैं, इसलिए सबसे पहले अटैक वह जी चैंग पर करते हैं और उसे घेरने लगते हैं। वहीं तांगसन और वू बिंगजी के पास उनके एलिमेंट पावर तो वापस आ जाती है, लेकिन पूरी तरह से आने में कुछ टाइम तो लगने ही वाला होता है। वहीं तांगसन ने रेड फॉक्स बॉय से निपटने के लिए दवाई को पहले ही इशारा कर दिया होता है। तांगसन के ओपोनेंट की टीम की सबसे बड़ी पावर तो उनकी मेंटल स्ट्रेंथ ही है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है तांगसन की टीम के पास पर्पल डीमोन आई है, जिसके आगे उनका मेंटल स्ट्रॉम किसी भी तरह से काम नहीं कर सकता है। लेकिन जब वह लाइट रे जी चैंग से टकराती है तो लगता है जी चैंग का खुद पर से कंट्रोल छूट गया है और वह नीचे गिरने लगती है। इसी समय तांगसन ने स्पेस ट्रांसमिशन एरे
शुरू कर दिया होता है, जिससे तांगसन के साथ बुबिंगजी और होम टाउन जल्दी ही शिफ्ट करते हुए तीनों राइनो डियर के पास पहुंच जाते हैं, जिससे वह बचने लगते हैं। लेकिन होम टाउन के हैमर टेल में फंसते हुए एक कुचला जाता है। भले ही यहाँ बुबिंगजी आइस को कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन उसके पास एर्थ टियर की पावर तो अभी भी है, जिससे वह अपनी उंगली को काटते हुए ब्लड से ही निडल बना लेता है और वह निडल तुरंत ही राइनो डियर के दिमाग में घुस जाती है, जिससे अगले ही पल उसका सिर फट जाता है। वहीं फिर से रेड फॉक्स और जीचेंग टकराते हैं और वह साइक्लॉप्स होम टाउन की ओर अटैक करता है। वहीं बुबिंगजी और तांगसन के पास उनके एलिमेंट कंट्रोल की पावर वापस आ जाती है, जिससे बुबिंगजी ने तुरंत ही एक आइस निडल को दे मारा होता है। यह आइस निडल सीधे ही साइक्लॉप्स की ओर शूट होती है। वहीं होम टाउन ने अपना हैमर टेल थर्ड डियर पर दे मारा होता है, जिससे वह भी वहां गिर जाता है। इस समय तीनों ही राइनो डियर मारे जाते हैं। साइक्लॉप्स बुबिंगजी की पिछली निडल से तो बच जाता है, लेकिन इस बार इससे भी बड़ी निडल बुबिंगजी ने भेजी होती है और इसे बुबिंगजी ने पूरी पावर के साथ कंडेंस किया था, जिसे साइक्लॉप्स ने रोकने की कोशिश अपने हाथों से की होती है। लेकिन वह हाथों को भेदते हुए उसकी आंखों से निकलते हुए दिमाग में भ्रष्ट हो जाती है, जिससे वह भी तुरंत ही जमीन पर गिर पड़ता है। दुआई मुस्कुराते हुए बुबिंगजी से कहता है, लगता है तुम्हारा नया नाम हेड शॉट रखना होगा। वहीं जीचेंग अपने गोल्डन विंग्स के साथ रेड फॉक्स बॉय से टकरा जाती है, जिससे वह भी दो भागों में बट जाता है। यह पूरी ही फाइट 3 मिनट के अंदर खत्म हो जाती है। इस फाइट को जीतने में तांगसन की डिस्क के टेलीपोर्टेशन एरे ने सबसे बड़ा फायदा दिखाया होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा बुबिंगजी के निडल के हेडशॉट ने इन्हें जीत दिलाई होती है। भीड़ में कई डीमोन हेडशॉट चिल्ला रहे होते हैं, तो वहीं कुछ गुस्से में चिल्ला रहे थे क्योंकि वह सभी अपनी बैट हार गए हैं। इसी के साथ श्रेक टीम मैदान के बाहर चली जाती है। अब इन्हें एक और फाइट जीतना है, लेकिन इन्हें वापस छोड़ते हुए ब्लड थर्स्टी डीमोन एप ने तांगसन से उस टेलीपोर्टेशन एरे डिस्क के बारे में पूछते हुए उसे बेचने के लिए कहा होता है, जिससे वह अगले आने वाले ओपोनेंट की जानकारी बता सकता है। लेकिन तांगसन ने उसके सामने शर्त रख दी होती है कि वह अगले आने वाले सभी ओपोनेंट की जानकारी देगा। इस पर ब्लड थर्स्टी डीमोन एप एग्री नहीं होता है, तो तांगसन ने भी इसे बेचने के लिए मना कर दिया होता है। तो इस पर ब्लड थर्स्टी डीमोन एप थोड़ा सा तांगसन को धमकाता है, लेकिन तांगसन नहीं मानता है। वहीं यह मैच गुआन ने भी देखा था और जिस समय गुआन ने देखा था वह अपने एलिमेंट की पावर का यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो गुआन को लगा था उसे हार्ट अटैक आने वाला है, जिससे उसका चेहरा पीला हो जाता है। लेकिन अब गुआन के पास कई सवाल होते हैं, जैसे टेलीपोर्टेशन डिस्क कहाँ से आई, मेयर का इसमें क्या रोल है, क्या इसमें ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है। इन्हीं सभी जवाबों के लिए गुआन मेयर से मिलना चाहता है। वहीं तांगसन का तीसरा मैच 2 दिन बाद शुरू होता है। इस बार इनके ओपोनेंट स्कारलेट स्ट्रीमर होते हैं, जो एक ही क्लैन के हैं। यह फ्लैश लेपर्ड होते हैं। बुबिंगजी ने उन्हें देखते हुए कुछ सीरियस आवाज में कहा होता है, फ्लैश लेपर्ड गोल्डन ब्लड, इनमें से एक गोल्डन ब्लड लाइन का होता है, बाकी के 4 नॉर्मल फ्लैश लेपर्ड होते हैं। गोल्डन ब्लड फ्लैश लेपर्ड 9 टियर की पावर के साथ होता है। वहीं फ्लैश लेपर्ड की स्पीड की तुलना हम टेलीपोर्टेशन से भी कर सकते हैं। तांगसन ने जल्दी ही इन्हें देखते हुए अपनी टीम के साथ इनके लिए स्ट्रेटजी बना ली होती है और एक अनाउंसमेंट के साथ इनकी फाइट शुरू हो जाती है। इसी के साथ स्कारलेट स्ट्रीमर टीम ने भी अपना कमाल दिखाया होता है। वह तुरंत ही टेलीपोर्ट होते हुए बुबिंगजी के सामने आते हैं। यह टेलीपोर्ट नहीं, लेकिन उनकी स्पीड टेलीपोर्ट से कम नहीं होती है। इस बार तांगसन ने अपने टेलीपोर्ट डिस्क में दुआई की लक एबिलिटी का भी यूज किया होता है। यह सब देखते हुए ब्लड थर्स्टी डीमोन एप मुस्कुरा रहा होता है और कहता है, इनके आगे तुम्हारा टेलीपोर्ट डिस्क किसी भी काम का नहीं है। और दुआई की लक एबिलिटी के कारण बुबिंगजी फ्लैश लेपर्ड के पंजे से बच गया होता है। कुल मिलाकर फ्लैश लेपर्ड और गोल्डन लेपर्ड काफी स्पीड से श्रेक टीम पर अटैक करना जारी रखते हैं। तभी बुबिंगजी ने बैटल ग्राउंड में आइस मिस्ट फैला दी होती है, जिससे ओपोनेंट टीम को समझ नहीं आता है वह कहां जा रहे हैं। उस आइस मिस्ट में वह अपनी डायरेक्शन खो देते हैं और उसी आइस मिस्ट में ब्लू लाइट दिखाई दे रही होती है। यह तांगसन ने पहले ही तय कर लिया था
यह एक आइस स्टॉर्म है जो बढ़ता ही जाता है। वहीं इस समय तांगसन इस स्टॉर्म के बीच में होता है। आंखों में हल्की गोल्डन लाइट फ्लैश हो रही होती है, वहीं बॉडी ब्लू लाइट से घिरी होती है। तांगसन को इस समय दुश्मन तो छोड़ दो, दोस्त भी नहीं देख पा रहे होते हैं और तांगसन का एयर एलिमेंट उस आइस स्टॉर्म में किसी नदी की तरह बहने लगता है। आखिरकार उस 9 टियर के फ्लैश लेपर्ड से और नहीं रहा जाता है और वह उस आइस स्टॉर्म में एंटर कर जाता है। वह टीम की जान बुबिंगजी को समझते हुए उसको ही खत्म करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वह उस आइस स्टॉर्म में एंटर करता है उसे समझ आ जाता है वह गलत था, जिससे वह अगले ही पल अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिससे वह भागने लगता है। उस आइस स्टॉर्म में तेज हवा के साथ आइस क्रिस्टल किसी ब्लेड की तरह हो जाते हैं जो उसकी बॉडी को काटने लगते हैं, जिससे एक लेपर्ड डाउन हो जाता है। उस स्टॉर्म में 5 लेपर्ड आ जाते हैं और बाहर की ऑडियंस कुछ भी नहीं देख पा रही होती है। फाइट का यह तरीका किसी ने भी नहीं सुना था। इस समय सभी पावरफुल व्यक्ति हेडशॉट के पीछे खड़े हुए एयर एलिमेंट को कंट्रोल करने वाले को, मतलब तांगसन को 9 टियर का समझ रहे होते हैं। गोल्डन फ्लैश लेपर्ड गुस्से में अपनी गोल्डन ब्लड लाइन को जलाने लगता है। अगले ही पल उसे आवाज आती है, भागना चाहते हो लेकिन अफसोस आप भाग नहीं सकते हो। और उसी के साथ 2 आंखें गोल्डन पर्पल कलर की दिखाई देती हैं। यह तांगसन का मेंटल अटैक होता है जिसे वह गोल्डन लेपर्ड झेल नहीं सका और खुद पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है। और यहाँ हमें तांगसन से पता चलता है गोल्डन लेपर्ड की वास्तव में टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी थी। लेपर्ड कांपती हुई आवाज में कहता है, तुम तो डेविल हो। इस पर तांगसन कहता है, हाँ मैं तुम मॉन्स्टर के लिए एक डेविल हूँ। इसी समय तांगसन ने तेजी के साथ उसकी गोल्डन ब्लड लाइन की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। यह फाइट पूरे 20 मिनट से अधिक चली होती है और जब वह आइस स्टॉर्म खत्म होता है तो फ्लैश लेपर्ड का अता पता नहीं होता है। श्रेक टीम के मेंबर दिखाई देते हैं। गोल्डन लेपर्ड जमीन पर रेंग रहा था लेकिन उसका सिर नहीं होता है। इस बार बुबिंगजी ने कुछ भी नहीं किया, जो किया हुआ वह तांगसन ने किया होता है। तभी उसी समय फिर से पब्लिक के बीच से हेडशॉट टीम के नारे लगने लगते हैं। ब्लड थ्रस्टी डीमोन एप इससे खुश तो नहीं होता लेकिन वह कर भी क्या सकता है। यह श्रेक टीम की तीसरी जीत होती है जिससे यह अपना रिवॉर्ड कलेक्ट करते हुए कॉलेजियम से निकल जाते हैं। तांगसन ने कहा होता है अब हमें शायद कोई टारगेट कर सकता है जिससे वह एकेडमी नहीं जाएंगी और इसके साथ ही तांगसन ने माउंटेन की ओर चलने के लिए कहा होता है। जरूरी सामान को खरीदते हुए यह माउंटेन पर चले जाते हैं। वहीं तांगसन ने ब्लू सिल्वर एम्परर की हेल्प से टीम की प्रेजेंस को हाइड कर दिया होता है। यह काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। तांगसन सभी को अपनी गोल्डन वैली में ले जाता है। यहाँ चारों ओर मिस्ट भरी होती है। यह जगह काफी खूबसूरत होती है। वह झील भी गोल्डन कलर से फ्लैश हो रही होती है। दुआई इसे देखते ही इसे फेरी कंट्री कहता है। उन्हें विश्वास नहीं होता है कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। इसका मतलब यहाँ यह पहली बार आए हुए हैं। लेकिन पहले के चैप्टर में लिखा था तांगसन की एकेडमी के कुछ स्टूडेंट भी आए हैं। वहीं तांगसन मेयर से भी मिलता है। तांगसन आज रात अपने 8th ब्रेक थ्रो को करने वाला है, यह बात मास्टर को बताता है। वहीं तांगसन की टीम मेंबर जब उस गोल्डन ट्री को देखते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं। वहीं उनके सामने वह 18 रेड फॉक्स गर्ल दिखाई देती हैं, जिससे वह काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यह शौक उनके लिए कम नहीं था। वह 18 गर्ल तांगसन के पास जाते हुए उसे मास्टर कहने के साथ ग्रीट करती हैं, जिसे देखकर सभी फिर से हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक सबसे छोटी लड़की तांगसन से बाहर जाने के लिए पूछती है। इस पर तांगसन उन लड़कियों से कहता है, तुम जब चाहो जब बाहर जा सकती हो, बस तुम सबको टियर 4 या उससे ऊपर पहुंचना होगा। जिसे देखते हुए तांगसन की टीम भी आते हुए तांगसन से उन्हें मिलवाने के लिए कहता है। इसी के साथ तांगसन फिर से अपनी पावर को और अधिक होल्ड नहीं कर पा रहा होता है, खास तौर पर 9 टियर एलिफेंट और गोल्डन लेपर्ड की पावर के कारण, जिससे तांगसन की बॉडी फ्लैश होने लगती है और एनर्जी बाहर निकलने लगती है। दुआई समझ जाता है यह तांगसन का ब्रेक थ्रो है। हालांकि यह सब काफी दूर होते हैं, जिससे तांगसन के सोल कोर और स्पिरिचुअल कोर में भी पावर का इजाफा हुआ होता है। वहीं मास्टर केवल तांगसन को ब्रेक थ्रो करते देख सकता है। एलिफेंट की ब्लड पावर तांगसन की बॉडी को नया रूप दे सकती है।
इसी तरह से तांगसन का 8th ब्रेक थ्रो कंप्लीट हो जाता है। इस बार यह सब काफी आसानी से हो गया होता है। वहीं अब मेयर भी ब्रेक थ्रो करने वाले होते हैं। तांगसन एंसेस्ट्रल कोर्ट में जाने से पहले अपने दोस्तों की पावर में इजाफा करना चाहता है। मेयर यदि यही ब्रेक थ्रो करता है तो हो सकता है वह काफी लोगों का ध्यान खींच ले, जिससे उन पर अटैक भी हो सकता है। साथ ही उनकी गोल्डन वैली का सीक्रेट भी खुल सकता है, जिससे तांगसन मेयर को कहीं दूर ले जाने के लिए कहता है। वहीं तांगसन मेयर के साथ आ जाता है। तांगसन की आंखों में फीकी गोल्डन लाइट होती है। यह तांगसन का डिवाइन सेंस होता है और जैसे ही वह मेयर के ऊपर पड़ता है मेयर शांत हो जाता है। मेयर 3 दिनों तक कल्टीवेशन करता है और जब मेयर ने आंखें खोली तो उसने देखा होता है उसके सामने तांगसन होता है। अब मेयर और पावर को एब्जॉर्ब और होल्ड नहीं कर सकता है, जिससे तांगसन ने जल्दी ही अपने गोल्डन विंग्स जिन पेंगुइन ट्रांसफॉर्म के साथ मेयर को नॉर्थ ईस्ट की तरफ दूर ले जाता है। मेयर तांगसन से वह एंडलेस सी देखते हुए कहता है, तांगसन वहां ध्यान से चलो। लेकिन मेयर को यह पता नहीं होता है जब तांगसन ने अपने सामने एंडलेस सी देखा तो उसे कैसा लग रहा होता है। तांगसन ने इस दुनिया में पहली बार समुद्र देखा होता है और मेयर से कहता है, मास्टर चिंता मत करो। तांगसन के माथे पर एक छोटी सी गोल्डन लाइट फ्लैश हो रही होती है। यह लाइट ज्यादा पावरफुल भी नहीं होती है। वहीं नीचे से सी डीमोन ने सिर उठाकर ऊपर देखा तो उन्हें उनके दिल में अजीब तरह की शांति मिली होती है। अगले ही पल में बड़ी संख्या में समुद्री जीव खुशी और उम्मीद के साथ तेजी से दौड़ते हुए सतह की ओर भागने लगते हैं। तांगसन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। वहीं तांगसन को अपनी पिछली जिंदगी के 9 ट्रायल याद आ रहे होते हैं और खास तौर पर वह ट्राइडेंट। यही नहीं, तांगसन अभी भी उस डिवाइन सेंस के साथ सी गॉड होता है। तभी तांगसन ने कुछ अजीब नज़ारा देखा होता है। सभी समुद्री जीव तांगसन को चुपचाप देख रहे होते हैं और समुद्र का पानी काफी शांत हो जाता है। इसके साथ ही यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।